चलो बेटा, लीगल अफेयर की क्लास 2 को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में अपने को लगभग जनरल नॉलेज टाइप के टॉपिक को डिस्कस करना है, जैसे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह अपने को डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर की शुरुआत भले ही लीगल अफेयर से हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद, और खास करके वो टॉपिक एमसीएलटी, एनसीएलटी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये 5-6 ऐसे टॉपिक थे बेटा जो आपको लॉ की तरह पढ़ने थे, इसको लॉ की तरह समझना था। लेकिन इसके बाद मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में कि ये पूरे के पूरे टॉपिक लगभग जनरल नॉलेज का टॉपिक है। और फिर से हम लोग जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, वैसे ही बेटा चैप्टर नंबर 4 भी आपके साथ आ जाता है। तो सबसे पहले सर ध्यान रखिएगा, वैसे मैं मॉड्यूल के साथ आपको शुरू करूं तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था, अगर आपको याद हो तो नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल तक के हमने कॉन्सेप्ट्स को कर लिए थे। इसके बाद जब आगे मैं लेके आता हूं तो आगे का टॉपिक आपका बेसिकली शुरू होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो एक बार ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के बारे में बेटा मैंने आपके साथ 2 जगह ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं यहां पे इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, करेंट अफेयर्स में ये जो टॉपिक आपका है चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये टॉपिक मैंने 2 बार आपसे डिस्कस कर लिया है। एक जगह मैंने डिस्कस किया बेटा जिस दिन मैंने आपको करंट अफेयर्स का डेमो लेक्चर दिया था। मैं रिपीट करता हूं, जिस दिन बेटा मैंने क्या दी थी आपको, डेमो लेक्चर दिया था। तो उस डेमो लेक्चर में मैंने आपको आपके इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल समझाया था। मैंने बोला था कि आपके इंस्टीट्यूट की हेड ऑफिस कहां है, आपके इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कौन है, आपके इंस्टीट्यूट का रीजनल ऑफिस कितना है, आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट कितने हैं, नियर अबाउट मेंबर कितने हैं, वगैरह वगैरह हमने ये डिस्कस वहां पे किया है। उसके बाद अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को याद किया होगा तो चैप्टर नंबर 1 में आपका एक टॉपिक था नेशनल बॉडी। तो बेटा नेशनल बॉडी में भी एक टॉपिक था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हम लोगों ने वहां पे इस टॉपिक को फिर से एक बार डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको यहाँ पे यूडिन नाम का एक कॉन्सेप्ट बताया था, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आईसीएसआई ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए, कि कोई भी एक फेक सीएस किसी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई ना कर दे। इसलिए बेटा उन्होंने यूडिन कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि कोई भी बंदा अगर कोई डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके एक यूडिन नंबर जनरेट करता है, उस यूडिन नंबर को भी वहां पे लिखता है ताकि फेक फ्रॉडुलेंट फोर्जरी को बचाया जा सके। ये सब टॉपिक बेटा मैंने वहां पे डिस्कस किया है, इसलिए यहां पे डिस्कस करना मेरे लिए फिर से क्या होगा बेटा, टाइम पास होगा। ये सारा टॉपिक बेटा आप लोगों ने वहां पे किया हुआ है। ये एक टॉपिक याद रखिएगा, सिर्फ यहां से क्वेश्चन कभी कभी याद आता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का 51st फाउंडेशन डे था, और ये जो 51st फाउंडेशन डे था वो बेसिकली 4 अक्टूबर 2019 को था। और इस 4 अक्टूबर 2019 को यानी 51वां फाउंडेशन डे के दिन हम लोगों ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी को बुलाया था, और आपको यूट्यूब पे बेटा इनका बाकायदा स्पीच भी मिल जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, 51st फाउंडेशन डे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश हुए 51 साल हो चुके हैं। कब बोलो, 4 अक्टूबर 2019 को। और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को बुलाया था, और ये विज्ञान भवन में आके बाकायदा इन्होंने स्पीच दी थी हमारे पूरे के पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में, और इन्होंने हमें एड्रेस किया था। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने 51st फाउंडेशन डे को, पहली बात तो कि 51st फाउंडेशन डे किस दिन था, तो डेट इज 4 अक्टूबर 2019 को, और किसको बुलाया गया, तो श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं। और ये कहां पे बेटा ऑर्गेनाइज हुआ था, सो विज्ञान भवन। इसका बाकायदा यूट्यूब लेक्चर भी है, आप अगर चाहिए तो वहां से यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो बेटा रामनाथ कोविंद जी की। आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया था, आईसीएसआई 51st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो देखो बेटा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं साहब अनुराग ठाकुर, ये भी आए थे, और ये अर्जुन राम मेघवाल, ये भी हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं। तो देखो ये प्रेसिडेंट कोविंद एड्रेस द 51st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ आईसीएसआई। तो इन्होंने बाकायदा हमें क्या किया था बेटा, एड्रेस करी थी, ठीक है जी। जैसा कि मैंने बताया था, ये अर्जुन राम मेघवाल, ये अनुराग ठाकुर है बेटा स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सबसे लास्ट में आपको यहां पर मिलेगा। और इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, एंड वी आर रियली फील प्राउड कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे कोर्स और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये मैं बार बार रिपीट यहां पे नहीं कर रहा, ठीक है।
हमारी इंस्टीट्यूट बेटा कन्वेंशन करती रहती है, हर एक इंस्टीट्यूशन कन्वेंशन करती है। जैसे बेटा मैंने बताया था आपको, एम इंस्टीट्यूट भी आपका एक परिकल्पना करके कन्वेंशन करती है, जहां पे सारे इंस्टीट्यूट, सारे टीचर प्लस हम लोग बाहर के किसी लोग को बुलाते हैं, चाहे अनाउंसर हो, सिंगर हो, डांसर हो, और हम लोग एक तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। वैसे बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ईयरली बेसिस पे कन्वेंशन करती है। कन्वेंशन मतलब मीटिंग करती है, और उस मीटिंग में बेसिकली वो हमारे इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करती है और इंडिया को एक नई पिक्चर देती है कि हमारे इंडिया के कॉर्पोरेट कंप्लायंस को कैसे ठीक किया जा सके। तो ध्यान रखिए, अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने लगभग 46 कन्वेंशन कर रखे थे। मैं रिपीट करता हूं, 46 कन्वेंशन कर रखे थे, और ये 47वां कन्वेंशन जो था वो 14 से लेकर 16 नवंबर के बीच में जयपुर में होल्ड किया गया था। मैं रिपीट करता हूं, 14 से लेकर 16 नवंबर के बीच में जयपुर में होल्ड किया गया था। और इस जो कन्वेंशन हुआ था, इस कन्वेंशन का थीम था इंपावरिंग न्यू इंडिया, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मतलब हम नई भारत की खोज करें, हम नए भारत को रिफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म करें, और उसके बाद क्या करें बेटा, परफॉर्म करें। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट कंप्लायंस और कॉर्पोरेट नेचर, कॉर्पोरेट कैरेक्टर को लेकर बातें होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक रोड मैप क्लियर करती है, एक पिक्चर क्लियर करती है हमारे इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये सब डिस्कशन होता है वहां पे बेसिकली। हर इंस्टीट्यूट कन्वेंशन करती रहती है। आईसीआई भी बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले भी कन्वेंशन करते हैं। एमबीए वाले आपने देखा होगा बहुत बार कन्वेंशन करते हैं। तो वैसे ही आईसीआई भी आपकी कन्वेंशन करती है, जो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह को लेकर डील करती है। देखो जैसे हमारे यहाँ पे देखो तो नेशनल या इंटरनेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा हमारे इंडिया के कॉर्पोरेट का, हमारे इंडिया की इंडस्ट्री का, प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी टॉपिक होती है, सोशल इंपॉर्टेंस की जितनी टॉपिक होती है, कल्चरल इश्यू पे जितने टॉपिक्स होते हैं, एक प्रोफेशनल का रोल क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, वो सब चीजों को लेकर वहां पे डिस्कस किया जाता है, मंत्र दिए जाते हैं, लोगों को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये सब टॉपिक मैं करा चुका हूं बेटा, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। आइए सर, यहां पे ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं बेटा, ये 4 टॉपिक आपके फिर से आपको ऐसा लगेगा कि आप जनरल नॉलेज कर रहे हो, आप करंट अफेयर्स कर रहे हो। आपको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि नालायक ये लीगल अफेयर का चैप्टर है। वो 4 टॉपिक कौन सा है सर? आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा, अच्छा ध्यान रखिए क्या लिखा गया, करंट अपडेट्स। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही है, साफ साफ कह रहा है कि देखो भैया आगे का जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली करंट अपडेट्स को लेकर बात करता है। अब देखो ये मॉड्यूल आपकी ड्राफ्ट हुई है फरवरी में, तो सर यहां पे ये जो भी फरवरी से पहले 2-3 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, 6-7 महीने पहले जो इवेंट हुए होंगे पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया के लिए, वो इवेंट को बेटा आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सिलेबस में डाल रखा है। लॉक करेगा तो करंट अपडेट्स। और ये करंट अपडेट्स बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये करंट अपडेट्स बेटा हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है आपको बताया था, पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री, पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट बेसिकली हमारा इन्वायरमेंटल इश्यू होता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, तो इन सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं बेटा सारे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट्स हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे बेटा बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज आपको पता होगा सर, ये जो सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, ये सब क्या है, मौसम चेंज इसको क्लाइमेट चेंज। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने हमेशा आपको बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आप नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज कर सके। ध्यान रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज इज लिमिटेड, हेंस इट्स यूटिलाइजेशन मस्ट बी डन विद केयरफुली मैनर। आप नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत केयरफुल तरीके से यूज करिए और इस इंटेंशन के साथ यूज करिए कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके। जैसे वाटर, जल ही जीवन है, ये क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नारा है। तो हम इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट में बोलूं तो ये करंट अपडेट्स बेसिकली अपने को इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, मौसम वगैरह के बारे में पढ़ने को है। तो सबसे पहला टॉपिक ये हम देखेंगे, जनरल नॉलेज की तरफ बेटा ये भी टॉपिक आपका होगा। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लॉक करेंगे आप। तो सबसे पहले ये है, आगे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये भूटान को लेकर है, हम देखेंगे सर ये टॉपिक क्या कहता है। मैं आपको केवल टॉपिक बता दूं कि टॉपिक अपने को पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद मैं एक एक करके डिटेल में शुरू करूंगा। तो सबसे पहले भूटान के बारे में अपने को कुछ पढ़ना है कि भूटान ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इंट्रोड्यूस किया था हमारे भारत के लिए, प्लस भारत के साथ साथ 2 और कंट्री के लिए, दैट इज बांग्लादेश और मालदीव्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस क्या है, क्यों लगाया गया, कितना लगाया गया, मैं ये सब बात डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बेटा क्या भूटान के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके सिलेबस में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बेटा हमारे भारत में चीता पालने के लिए बोला था, चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था, ये दूसरा टॉपिक आपका है। तीसरा बेटा वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये आपके सिलेबस में। चौथा बेटा स्वच्छता ही सेवा, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, स्वच्छता ही सेवा, और ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो 2019 में इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किए थे। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बेटा
बेसिकली प्लास्टिक बैन हमारे देश में हुआ है। आपको पता है ना कि आज करंट नाउ प्लास्टिक पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली हमारे इंडिया में बैन है। तो हमारे इंडिया में जो प्लास्टिक बैन है ना, वो कौन से प्रोग्राम के तहत किया गया है? दैट इज स्वच्छता ही सेवा। 2019 में नरेंद्र मोदी साहब ने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था बेटा? लॉन्च किया था। दैट्स इट। यही टॉपिक के बारे में बेटा अपने को क्या करना है? पढ़ना है। यहाँ पे यहां से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये लेक्चर ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं आगे का, तो आप नेक्स्ट लेक्चर को जब प्ले करोगे तो वहां पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा यहाँ से। तो अपने को केवल आज की क्लास में कितने टॉपिक पढ़ने बेटा? रिपीट करो, आज की क्लास में अपने को 4 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले भूटान का ड्रामा, उसका बेटा अफ्रीकन चीता को जो सुप्रीम कोर्ट ने री इंट्रोड्यूस किया है भारत में, उसके बारे में। तीसरा वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में हम देखेंगे। फिर चौथे में हम क्या करेंगे बेटा? अपने को डिस्कस करना है दैट इज स्वच्छता ही सेवा कॉन्सेप्ट लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी। तो आइए एक बार शुरू करते हैं चारों के चारों पॉइंट्स को। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और ध्यान रखिए, ये जो कुछ भी चीजें यहां लिखी गई है ना, मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपके साथ कॉपी में नोट कराता हूं, जहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बनते हैं। तो आइए सबसे पहले सर शुरू करते हैं, मेरे साथ नोट करिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहला टॉपिक यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? सबसे पहले टॉपिक का नाम है भूटान इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी फॉर रीजनल टूरिस्ट। दैट्स इट, फॉर रीजनल टूरिस्ट। ये आपका हेडिंग है बेटा पहला। मॉड्यूल में जो बातें लिखी गई है उससे बहुत आसान भाषा में और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सर ये टॉपिक क्या है? आपको एक बात तो पता ही होगा कि सर वर्ल्ड में एक कंट्री है नालायको, भूटान। और मैं वर्ल्ड बोलूं तो नाइंसाफी होगी, ये हमारे भारत के बिल्कुल पास में है बेटा, जहां के दलाई लामा है। भूटान ये बेसिकली एशियन कंट्री है, श्रीलंका के पास में है। तो इस भूटान कंट्री ने बेटा चार्ज किया है, सर क्या चार्ज किया है? जीएसटी नहीं बेटा, इन्होंने चार्ज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी। अच्छा सर, ये जो भूटान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी चार्ज किया है, ये किसके लिए किया है? तो मैं वर्ड बोल रहा हूं रीजनल टूरिस्ट के लिए। किसके लिए किया बेटा? रीजनल टूरिस्ट के लिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये रीजनल टूरिस्ट का मतलब क्या? क्या केवल भूटान के लोगों के लिए? तो आंसर इज नो। यहां पे रीजनल टूरिस्ट का मतलब 3 लोग, 3 देश के लिए ये फी इंट्रोड्यूस किया गया। एक तरीके का टैक्स होता है बेटा, मैं इसको लिख भी देता हूं, टैक्स। भूटान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी इंट्रोड्यूस किया है केवल 3 देश से आए हुए टूरिस्ट के लिए। वो 3 देश कौन है सर? इंडिया, बांग्लादेश और बेटा एक आपकी कंट्री है, आपने नाम कम सुना होगा इसके बारे में, दैट इज मालदीव्स। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सवाल यह आता है कि सर ये जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया है भूटान ने रीजनल टूरिस्ट पे, इसमें केवल 3 लोगों को ही यानी 3 कंट्री को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं? चाइना क्यों नहीं? अमेरिका क्यों नहीं? तो उसका कारण यह बेटा कि भूटान के जितने भी रीजनल टूरिस्ट होते हैं ना, चाहे जितने भी टूरिस्ट हो, उन टूरिस्ट का 80% टूरिस्ट केवल इन्हीं 3 कंट्री से आते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा सबसे पहली बात, इसको लेकर और भी मैं कुछ बातें बता दूं, उसके बाद मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जो टैक्स लगाया गया यानी जो ये फी इंट्रोड्यूस किया गया, वो फी इंट्रोड्यूस किया गया बेटा फ्रॉम जुलाई 2020, मतलब जुलाई 2020। और उसके बाद जितने भी टूरिस्ट आएंगे इन 3 कंट्री से भूटान में, उनको भूटान में एंट्री करते टाइम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देना होगा। कब से? जुलाई 2020 से। दूसरा पॉइंट, सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस कितना है? तो ये है बेटा 1200 भूटानीस करेंसी। तो अब इंडिया में बेटा करेंसी कहा जाता है, इंडिया में क्या कहा जाता है? करेंसी। लेकिन भूटान में नालायको करेंसी नहीं कहा जाता। सर भूटान में क्या कहा जाता है? भूटान में कहा जाता है बेटा जस्ट वेट, भूटान में कहा जाता है भूटानीस आपका NGN
GULTRUM, जैसा कहते हैं ना इंडियन करेंसी या इंडियन रुपीज, वैसे बेटा इसे कहा जाता है 1200 भूटानीस नगलद्रम। ठीक है जी। अब सर ये बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आप बोलोगे सर ये 1200 भूटानीस करेंसी जो आप यहां पे लिख रहे हो, ये हमें समझ नहीं आया, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं ना, तो ये लगभग निकल के आएगा 16.85 यूएसडी। यानी ये जो फी इंट्रोड्यूस किया गया है, ये फीस लगभग 16.85 डॉलर की फीस है। डॉलर हमारे इंडिया में अगर एक डॉलर का हिसाब से देखा जाए तो नियर अबाउट करेंट का रेट चल रहा है आपका 70-72, तो 16.85 इंटू 70 अप्रॉक्स जो भी आपका रेट चल रहा है, इस टू अगर आप कर दोगे तो इंडियन करेंसी का रेट आ जाएगा। उतना भारत के लोगों को पे करना है। तो ये तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग मोर देन दैट। मैं मैच भी करा दूंगा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। क्या है कॉन्सेप्ट सर? बहुत सिंपल है। ये भूटान कंट्री ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस लगाया है, किस पे? रीजनल टूरिस्ट पे। रीजनल टूरिस्ट का मतलब केवल 3 कंट्री, इंडिया पे लगाया, बांग्लादेश पे लगाया, मालदीव पे लगाया। क्यों लगाया मैंने बोल दिया है, पूरे भूटान के टूरिस्ट का लगभग 80% टूरिस्ट केवल इन्हीं 3 कंट्री से आती है। सर ये जो फीस लगाया गया, टैक्स लगाया गया, वो जुलाई 2020 से लगाया गया, और ये लगभग 1200 भूटानीस करेंसी यानी नगद है, और अगर इसको यूएसडी में कन्वर्ट करो तो 16.85 यूएसडी है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो बेटा भूटान का कहना है कि जब आप मतलब इन 3 कंट्री के लोग भूटान में आते हैं फॉर द टूरिस्ट पर्पस, भूटान बेटा बहुत अच्छा जगह है टूरिस्ट पर्पस के लिए, खास करके बेटा जो हमारे बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं वो बहुत लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए। तो सर जो भी कोई टूरिस्ट आता है भूटान में, तो क्या है वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है क्या? यस। क्या वहां के फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करता है क्या? यस। क्या वहां के एवरी रिसोर्सेज को यूज करता है क्या? यस। क्या वहां गंदगी फैलाता है क्या? बिल्कुल। अब एक बात बताइए ना, भूटान वैसी एक छोटी सी कंट्री है जिसका पैसा कमाना सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट से, नहीं तो भूटान का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा कि पेट्रोलियम में बहुत आगे है, कॉटन इंडस्ट्री में बहुत आगे है, वगैरह वगैरह। वो जो भी कुछ पैसा कमाती है अपना टूरिस्ट पर्पस से कमाती है। तो एक छोटी सी कंट्री, आप बार बार वहां आ रहे हो और आके वहां के एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, वहां के रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हो, तो आपसे उस नाम पे एक पैसा लिया जा रहा है कि आप आइए एंजॉय करिए, आपका वेलकम है, लेकिन आपसे हम कुछ पैसे ले रहे हैं, जिस पैसे को जो एनवायरमेंट आप पॉल्यूट करोगे, जो रिसोर्सेज को आप यूज करोगे, हम उसका भरपाई करेंगे, मतलब उसको हम फिर से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये जो हमारा वसीयत है, ये जो हमारा वारिस है, ये वारिस हमारे पास रहे तभी तो और भी लोग आएंगे यहां घूमने के लिए, नहीं तो सारे रिसोर्सेज को आप यूज कर दोगे, पूरे के पूरे भूटान में गंदगी फैला दोगे, उनका कहना है। तो फिर आप ही के देश के और लोग यहां पे आने से मना कर देंगे, क्योंकि उनके लिए एक स्वच्छ और एक फ्री एनवायरनमेंट यहां पे नहीं मिलेगा फॉर द टूरिस्ट पर्पस। तो ये कहना है भूटान का, और उन्होंने बेटा ये फी इंट्रोड्यूस कर दिया है। हर कंट्री की बेटा अपनी ये पॉलिसी होती है। भारत भी अगर चाहे तो भारत में टूरिस्ट के लिए एक फीस लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगाया जाता भारत में, क्योंकि भारत में कहा गया है अतिथि देवो भव। आइए एक बार मैं मॉड्यूल से एक बार इसको मैच करा दूं। देखो मॉड्यूल में साफ साफ लिखा गया कि भूटान ने रिसेंटली में इंट्रोड्यूस किया है न्यू सिस्टम, जिसके थ्रू वो रीजनल टूरिस्ट से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं। ठीक है जी। ये भूटान पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू हम लोग इंडिया के, मालदीव के और बांग्लादेश के टूरिस्ट को सर्टेन अमाउंट ले रहे हैं। काहे के लिए? वो भूटान में आके स्टे कर रहे हैं उसके लिए। सर इस पॉलिसी के तहत हम लोग 1200 भूटानीस करेंसी के पेमेंट ले रहे हैं, और अगर उसको यूएसडी में कन्वर्ट किया जाए तो 16.85 कहां से? जुलाई 2020 से। दैट्स इट। ये आपका टॉपिक बेटा यहां पे हो जाता है कंप्लीट। तो आइए एक बार आप इसको जल्दी से नोट करिए, और नोट करने के बाद बेटा मैं आपको दूसरे टॉपिक की तरफ आगे लेके चलता हूं, दैट इज अफ्रीकन चीता के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीकन चीता को लेकर तुम्हारे सिलेबस में क्या कहा गया है। आप इसको नोट करिए जल्दी से। जल्दी कर बेटा।
चलिए, उम्मीद करता हूं बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप इसको प्लीज लेक्चर को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद लेक्चर को आगे लेके चलिए। मैं आपके साथ सेकेंड टॉपिक को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, जिस सेकेंड टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट अलाउड रीलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता इन इंडिया। कहां पे बेटा? अफ्रीकन चीता इन इंडिया। अब ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको ऑब्वियसली कॉपी में कंक्लूड करके दे दूंगा, लेकिन मेरी बात को समझ लीजिए पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या आज आप लोग चीता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइगर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लायन, आई एम टॉकिंग अबाउट चीता। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज चीता, हु इज चीता? तो बेटा दिस इज नॉट अ चीता, दिस वन इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं बात कर रहा हूं इनके बारे में। ये है बेटा चीता। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप हमारे भारत में कहीं पे चीता को देख पाते हो क्या, तो पता है आपको, आपका आंसर आएगा नो सर। अच्छा, पता है आप हमारे भारत में चीता को क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये प्रजाति अब हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती। अब इनके बारे में तुम्हारे सिलेबस में तो बहुत छोटा सा, बहुत तुच्छा सा पॉइंट दिया गया है, 2-3 पॉइंट्स दिए गए, जो पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे, मैं आपको कॉपी में कंक्लूड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान रखिए टॉपिक का डिटेल डिस्कशन ही टॉपिक के एक्सपर्ट नॉलेज देने का काम करती है। ये जो चीता है ना, ये चीता पूरे वर्ल्ड में लगभग राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप गूगल पे टाइप करिएगा, लगभग 6600 केवल चीता पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में आज राइट नाउ केवल 6600 चीते बच गए हैं। और उस 6600 चीते जो वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया या फिर एशिया, पूरे वर्ल्ड में केवल 6600 चीते बचे हैं। ये प्रजाति, जिनमें से मैक्सिमम चीता जो है लगभग 4-4.5 से ज्यादा चीता ये अकेले साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में चीते की जितनी प्रजाति होती है, उन सारे प्रजाति में सबसे फेमस प्रजाति अफ्रीकन चीता होता है। हर जानवर का अपना एक नस्ल होता है। जैसा आपने सुना होगा जर्सी गाय, ये एक नस्ल है। आपने सुना होगा एल्सेशियन डॉग, ये एक नस्ल है। वैसे ही चीता का भी एक नस्ल है अफ्रीकन चीता। इस 6600 की जो काउंटिंग मैंने बताई, इसमें से अकेले 4500 से ज्यादा चीता तो केवल अफ्रीका में अफ्रीकन चीता है। उसका पूरे वर्ल्ड में आप केवल लगा लीजिए 2-2.5 हजार चीते बचे हैं। उस 2-2.5 हजार में कुछ चीता, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्यू चीता, हमारे एशिया की अगर बात करूं तो ईरान में पाया जाता है। ईरान, इसके अलावा एशिया, पूरे एशियन कंट्री में कहीं भी चीता नहीं पाया जाता। हल्का फुल्का ईरान में पाया जाता है, हल्का फुल्का ऐसे ही हो सकता है 7-8 चीता ईरान में पाया जाए, उसके बाद बेटा यहां पे नहीं पाया जाता। हमारे भारत में भी ये चीता पहले हुआ करता था। अच्छा एक बात बताओ ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली चीता, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वाइल्ड एनिमल या कैटल एनिमल। जंगली जानवर हो या पालतू जानवर हो, जानवरों का होना हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है या बुरा है? देयर शुड बी ओनली वन आंसर कि सर लिविंग और हेल्दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एनिमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीव जंतुओं से सर हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है। तो एक खत्म हुई प्रजाति, एक्सटिंक्ट, EXTINCTS, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना। एक एक्सटिंक्ट हुआ एनिमल, एक एक्सटिंक्ट हुई प्रजाति हमारे देश के एनवायरमेंट के लिए कितना खतरा है, और वो भी तब जब वो पहले पाया जाता हो, लेकिन आज नहीं पाया जाता। हमारे भारत में पहले चीता पाए जाते थे, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा इनको हंट करना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। आप अगर कहानी देखोगे तो पहले राजा महाराजा चीताओं का शिकार किया करते थे। इतना ज्यादा इनका शिकार होना शुरू हुआ कि सर ये शिकार होते 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 इंडिया से पूरे चीता खत्म हो चुके हैं, पूरे चीता खत्म हो चुके हैं। आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हालांकि ये सब चीज तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं लिखा गया है। लास्ट चीता हमारे भारत का छत्तीसगढ़ में 1947 में ही मार दिया गया था। 1947 में भारत का इकलौता चीता बचा था छत्तीसगढ़ में, जिसको हंट कर दिया गया, वही शिकार कर दिया गया, मार दिया गया उसका शिकार के लिए।
उसके बाद हमारा देश जो है वो चीता विहीन हो गया था, एक्सटिंक्शन ऑफ चीता। पूरे इंडिया से चीता खत्म हो गई थी, प्रजाति खत्म हो गई थी। और 1952 में तो बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने इस बात को मान लिया कि यस, अब हमारे भारत में कोई भी चीता नहीं है। मतलब 1947 में लास्ट चीता को मारा गया और उनको यह बात मानने में लगभग 7 साल लग गए। उन्होंने 1952 में जाकर ऑफिशियली डिक्लेरेशन दी कि यस, हमारे इंडिया में चीता नहीं है, एक्सटिंक्शन ऑफ चीता हमारे इंडिया से हो चुका है, खत्म हो चुका है चीता। अब जैसे ये खत्म होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लोग हैं, जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं, जितनी भी अथॉरिटी है जो इन जानवरों के लिए काम करती है, वो अथॉरिटी ने क्या किया बेटा, सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि भैया एक काम करिए, आप मुझे अलाउ करिए कि हम लोग फिर से चीता के नस्ल को भारत में पालना शुरू कर दें। बहुत लंबी लड़ाई के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। और अलाउ क्या किया, 3 मेंबर्स की कमिटी बैठा दी है, जिस कमिटी से बोला गया कि आप जाइए और भारत के हर उन जगहों को एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए, इंस्पेक्ट करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, जहां पे हम लोग चीता को फिर से पाल सके और उनके रिप्रोडक्शन को फिर से इंक्रीज कर सके। मतलब जो चीता खत्म हुआ है उस चीता को फिर से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सके। अब आप बोलोगे सर उसके इंट्रोडक्शन के लिए इतना क्यों ड्रामा? अरे भाई ड्रामा है। चीता आपको पता है पानी में भी नहीं रहता, आपको पता है वो जंगल में भी रहना पसंद नहीं करता, वो घास की मैदान में रहना पसंद करता है। चीता इज वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल। ये बात आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। चीता को वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल कहा जाता है। मैमल मतलब स्तनधारी पशु, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। एक ऐसे जानवर की अगर कैलकुलेशन की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और सबसे तेज दौड़ती है। अरे आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। तो बड़े ध्यान से, अब इसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में कहा गया है। आइए क्या सिलेबस में कहा गया एक बार देखने की कोशिश करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आप दूसरे में हेडिंग डाल लीजिएगा, और हेडिंग क्या है बेटा, बड़े ध्यान से सुनो। ये हेडिंग डालो, सुप्रीम कोर्ट अलाउड रीलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता इन इंडिया। ये आप हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो बेटा, उसको मैं लिखा रहा हूं। ठीक है जी, ये हेडिंग हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट अलाउड रीलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता इन इंडिया। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, हमारे इंडिया में बेटा एक अथॉरिटी काम करती है, आप इसको एनजीओ भी कह सकते हो, जिसका नाम है NTCA। बेटा इस NTCA ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया था। NTCA फाइल्ड एप्लीकेशन काहे के लिए? फॉर सीकिंग परमिशन टू reintroduced चीता इन इंडिया। बेटा एक NTCA है, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं NTCA का। NTCA एक ऐसी एनजीओ है, आप इसको ऐसे अथॉरिटी बोलिए जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिंग अथॉरिटी। क्या रिपीट करो? नेशनल टाइगर कंजर्वेटिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने, इस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, इन्होंने अर्ज किया कि सर भारत में जो चीता खत्म हो चुका है उसको रीइंट्रोड्यूस करने की मुझे परमिशन दी जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीता को फिर से भारत में पालने के लिए शुरू कर दिया जाए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये पालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने को जाने की क्यों जरूरत है?
तो बेटा उसका रीजन ये है कि ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं, मैं नॉलेज से बता रहा हूं। 2013 में एक पिटीशन फाइल हो चुकी थी कि चीता हमारे देश से क्यों खत्म हुआ, इसमें किसका किसका रोल है वगैरह वगैरह। ये पीआईएल फाइल हुआ था 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे फाइनली रोक लगा दिया था, स्टे ऑर्डर पास किया था कि चीता का रीइंट्रोडक्शन हमारे इंडिया में नहीं होगा। ये हमारे देश के लिए एक सबक है। आपके देश के लोग ये सीखे तो सही कि उन्होंने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं कि आज हमारे देश से एक प्रजाति खत्म हो चुकी है। ये एक संदेश जाएगा और जो जानवर बचे हैं आप उनको बचाने की कोशिश करिए, वो भी खत्म होने के कगार पे। जैसा आज हमारे इंडिया से गिद्ध ये भी लगभग अब विलुप्त हो गया है, नहीं है वो। बहुत सारी ऐसी चिड़िया और एनिमल्स हैं जो आज नहीं देखने को मिलते, वो भी खत्म होने के कगार पे। तो आप उनको प्रोटेक्ट करिए ना, जो खत्म हो चुका है उनके चक्कर में क्यों है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, इसलिए ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया कि नहीं सर, आपने जो ये स्टे ऑर्डर लगाया था आप उसको खत्म करिए, आप अलाउ करिए चीता को इंट्रोड्यूस करने की। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा 28 जनवरी 2020 को, कम ऑन रिपीट करो, कब 28 जनवरी 2020 को लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अलाउड रीइंट्रोड्यूस्ड या रीइंट्रोडक्शन of cheetah in 28 जनवरी, कब बेटा रिपीट करो, 2020। कब है बेटा, 2020, 28 जनवरी 2020। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट सेट अप 3 मेंबर कमिटी। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप केवल अभी देख लीजिए। 3 मेंबर कमिटी टू फाउंड सुटेबल हैबिटेट, क्या बेटा, सुटेबल हैबिटेट, डिसन, सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया फॉर चीता। सुटेबल हैबिटेट को बेटा अंडरलाइन करिएगा और आप यहां पे लिख सकते हैं एस, हमारे मध्य प्रदेश में एक है बेटा कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये बेटा मध्य प्रदेश में है। ये एक सही जगह हो सकता है चीता को पालने के लिए, क्योंकि ये घास का मैदान है बेटा, यहाँ पे फॉरेस्ट भी कम है, जंगल भी कम है, पेड़ पौधे भी कम है। एक और है बेटा डेजर्ट नेशनल पार्क, यहां भी चीता को पाला जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझिएगा इस पॉइंट। नेशनल टाइगर कंजर्वेटिंग अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि भैया आपने जो 2013 में स्टे ऑर्डर लगाया था चीता को भारत में लाने के लिए, आप उस स्टे ऑर्डर को हटाइए और हमें अलाउ करिए कि हम लोग रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता को करना शुरू करें, नहीं चीता को इंडिया में पालना शुरू करें, हम इनका रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2020 को अलाउ कर दिया, उन्होंने अपने स्टे ऑर्डर को हटा लिया और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर कमिटी बिठा दी। 3 मेंबर कमिटी आपको पता है सर, जब भी कोई जजमेंट, जब भी कोई कोर्ट को कोई पर्टिकुलर काम करना होता है या सरकार को कोई पर्टिकुलर काम करना होता है जो थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो उस काम को करने से पहले बकायदा गवर्नमेंट क्या करती है, कमिटी स्टैब्लिश कर देती है। कमिटी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, तो आपको पता है सर जम्मू एंड कश्मीर में एक लेजिस्लेचर बनाया गया है, एक विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पॉलिटिकल अफेयर्स में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो वहां भी आप याद करो एक कमेटी बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस कमेटी का क्या काम था, सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर के एसेट्स और लायबिलिटी को डिवाइड करना। क्यों किया ये कमेटी, क्यों कमेटी बनाई गई, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। तो क्या ये चीता को फिर से रीइंट्रोडक्शन जो इंडिया में किया जा रहा है एक सेंसिटिव मैटर है क्या? आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ तो कर दिया, लेकिन साथ में बकायदा एक 3 मेंबर कमेटी बना दी और 3 मेंबर कमेटी से कहा कि भैया आप इंडिया में खोजिए कि कौन से ऐसा सुटेबल हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जगह है जहां पे चीता को फिर से पाला जा सकता है। जैसे कूनो नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में है, क्या वो सही जगह है क्या जहां पे भारत में चीता को पाला जा सके, या नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क है? ऐसे करके बेटा बहुत सारे ऐसे जगह हो सकते हैं। नारायण, ऐसा नहीं कि आके करोल बाग में पालना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कि बेटा हमारे कुतुब मीनार के पास पालना शुरू कर दो। इंसान को बेटा मारते भी हैं ये बहुत बुरे तरीके से।
दिस वन इज द होल योर सेकेंड पॉइंट, या आप बोलिए इसे सेकेंड टॉपिक। एक बार आइए, पहले मैं मॉड्यूल से इसको मैच करा दूं, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता को। आप सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया, जो भी उनके लिए बढ़िया जगह है। ये जजमेंट डेट 28 जनवरी 2020 को थी। किसके पिटीशन पे? ये पिटीशन फाइल किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेटिंग अथॉरिटी को, और परमिशन मांगा गया था कि हम लोग फिर से भारत में अफ्रीकन चीता को रिलोकेट करना चाहते हैं, और अफ्रीकन चीता लगभग भारत से खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड दैट अफ्रीकन चीता कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला है कि जैसे मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहां पे चीता को पाला जा सकता है। यहां पे बेटा कमेटी वाली बात नहीं लिखी गई, लेकिन देखो यहां पे वर्ड है बेटा कैन बी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जगह पे आप पाल सकते हो, लेकिन पालना कहां पे है? दैट विल बी डिसाइडेड बाय कमेटी। कितने मेंबर हैं इस कमेटी में बेटा? 3 लोग हैं। तो कमेटी वाली बात तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया गया, मैं ये अपने तरफ से बेटा गूगल अगर करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यस, कमेटी की बात की गई है। एक बार जल्दी से आप इसे नोट करो, हम लोग तीसरे पॉइंट पे आगे आ जाएंगे, और तीसरा पॉइंट बेटा वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में देखेंगे। जल्दी करो, तीसरा पॉइंट लिखो। सेकंड टॉपिक बेटा लिखो, उसके बाद थर्ड टॉपिक। आपको मैं नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, तो ये जो चीता के रिलोकेशन की बात चल रही है ना, ये हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश किया था ईरान से हम लोगों ने मांगा था। हमने बोला था कि यार हमें एक जोड़ी चीता देते, मतलब एक नर और एक मादा, जिसके थ्रू हम लोग रिप्रोडक्शन करा के हमारे भारत में फिर से चीता को क्या कर सके? पाल सके। लेकिन नालायक ईरान ने देने से मना कर दिया था। उसके बाद हमारे इंडियन वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने बेटा केवल और केवल चीता के स्पर्म मांगे कि आप स्पर्म तो दीजिए, हम उससे बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन करके साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग चीता पैदा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने वो भी देने से मना कर दिया। फाइनली बेटा हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से गुहार लगाई, और साउथ अफ्रीका वालों ने हमारा साथ दिया, और इस बात से एग्री हो चुके हैं कि ठीक है जी, आप जगह ढूंढिए, हम एक जोड़ी यानी नर और मादा चीता आपको देंगे। जल्दी करो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप प्लीज लेक्चर को एक बार पॉज करिए, और पॉज करके बेटा इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक। आइए सर, थर्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं थर्ड टॉपिक क्या है। तीसरा जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम दीजिएगा वर्ल्ड ओजोन डे 2019। क्या यही टॉपिक है? यस, यही टॉपिक है बेटा, वर्ल्ड ओजोन डे 2019। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक लाइन का आंसर है। यह टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, सर ये अगर मैं वर्ड बोलूं आपसे ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर क्या होता है? अगर मैं आपसे वर्ड बोलूं ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर क्या होता है? हो सकता है आप लोगों ने अगर साइंस को अच्छे से देखा हो, सोशल स्टडी को अच्छे से देखा हो, भूगोल वगैरह को अच्छे से आपने पढ़ रखा हो, या फिजिक्स वगैरह भी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा हो, तो ओजोन लेयर के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ओजोन लेयर क्या है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये है सन, ठीक है जी, और ये है बेटा अर्थ। आपको पता है सर, सन जो है वो रोशनी फेंकता है, प्रकाश, उजाला। सन की किरण में एक बहुत खतरनाक रेडिएशन होता है बेटा, एक बहुत खतरनाक रेडिएशन होता है। मैंने जिसको रेड कलर से कहा, ये खतरनाक रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाए ना, तो बेटा हम लोग जो ऐसे खुले सांस ले रहे हैं ना, हम जल के भस्म हो जाएंगे। हाँ मैं रिपीट करता हूं, जल के भस्म हो जाएंगे। दिस इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। सन की रोशनी किरणें से एक अल्ट्रा रेडिएशन निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है। अब सर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है? ये एक साइंटिफिक टर्म है।
ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं केवल इतना बोलूंगा कि एक हार्मफुल लाइट, एक ऐसी रेडिएशन दैट विल बी हार्मफुल द अर्थ, वो हमारे लिविंग क्रिएचर के लिए बहुत सारी हार्मफुल है, वो जला देगी इंसान को, सारी लिविंग क्रिएचर खत्म कर देंगे, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करती है। आपको पता है दैट इज अ ओजोन लेयर, जो सन और अर्थ के बीच में होता है, ये एक तरीके की गैस होती है ओजोन लेयर, ये एक परत होता है, गैस की परत, जो इस सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। मतलब सन की किरणें से, रोशनी से जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है ना, इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम ओजोन लेयर का है। तो आज हम लोग जो ये खुली सांस और चैन की नींद ले पा रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के साथ साथ कम होती है। जितना ज्यादा आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करोगे, जितने ज्यादा आप इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करोगे, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह को कम करोगे, उतना ही बेटा आपका क्या होगा, ये ओजोन लेयर आपका कम होगा। ओजोन लेयर कम होता जाएगा, हीट बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा खत्म। तो क्या आपको लगता है क्या कि जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए एक डे मनाया जाए, डे, दिवस मनाया जाए? क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक दिवस मनाते हो तो ऑब्वियसली पूरी वर्ल्ड उसके लिए जागरूक होती है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाती है। आप महात्मा गांधी के लिए एक मनाते हो ना, उनके लिए बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी दोनों मनाया जाता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग याद करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी जो यादें हैं हमारे दिल में ताजा रहती हैं। तो इससे ओजोन लेयर क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में बेटा 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। आप इसको एक नाम और दे सकते हो, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। आप ये दो नाम दे सकते हैं। क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बेटा पूरा वर्ल्ड इसे याद रखे, पूरी वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाया जाए, पूरे वर्ल्ड इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। इसलिए 16 सितंबर को पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, जिसका एक और नाम दे सकते हो आप लोग, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। दैट्स इट, ये तुम्हारे सिलेबस में है। एक काम करिए, पहले इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए, उसका बेटा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ओजोन लेयर क्या है। आप देखो ना, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस, इमेज पे आइएगा तो देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, और देखो ये ऊपर में जो गैसेस दिख रही है ना, ये सन, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, जहां पे मेरा माउस जा रहा है, ये दैट इज ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर क्या करती है बेटा, ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसको कम करती है। इसी को याद करने के लिए हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए बेटा। आज हमारा ये इंडिया सर्वाइव कर रहा है, पूरा वर्ल्ड सर्वाइव कर रहा है, तो ओनली ड्यू टू ओजोन लेयर, ठीक है जी। आइए देखो, जितना ज्यादा बेटा पॉल्यूट होगा उतना ज्यादा इस पे ओजोन लेयर पे इसका फर्क आता है, ठीक है ना। देखो ये पॉल्यूशन का बेटा इस पे फर्क आता है। चलिए, आई थिंक सो तुम समझ चुके हो, तो जल्दी से लिखो, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मैं अगर लिखाऊं तो टाइम लगेगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, सबसे पहला पॉइंट, ओजोन लेयर इज द second layer of earth atmosphere, ये सेकेंड लेयर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। पहला लेयर अर्थ खुद है बेटा, और दूसरा लेयर ये ओजोन लेयर है, which protect earth from ultraviolet
ultraviolet, VIOLET, ultraviolet radiation of sun, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, ऑन 16 सितंबर, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, this is also called as International Day for Preservation of Ozone Layer, Preservation of Ozone Layer, फुल स्टॉप। एक चीज और आपके सिलेबस में आता है कि सर 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, वाई 16 सितंबर, तो उसके पीछे का रीजन है कि बेटा 16 सितंबर को ना एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुआ था। इसमें बेटा इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बहुत सारे कंट्रियों के बीच का ये ट्रीटी था, एग्रीमेंट था, जिस ट्रीटी का नाम था, ट्रीटी का क्या नाम था बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो 16 सितंबर 1987 को बेटा एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी दिन को याद करते हुए हम लोग ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन लेयर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। लॉक करना, किसकी बात करता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी पॉइंट लिखो। और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक आपका that is this स्वच्छता ही सेवा। और स्वच्छता ही सेवा 2019 ऐसे ना याद करके आप ये कर सकते हो, नेशन वाइड बैन ऑन प्लास्टिक इन इंडिया। भारत में बेटा पूरे स्टेट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मुंबई वगैरह वगैरह, आई एम टॉकिंग अबाउट होल ओवर इंडिया। हमारे भारत में नेशन वाइड प्लास्टिक बैन है। पता है ना, आजकल आपको प्लास्टिक नहीं मिलता, पॉलिथीन नहीं मिलती, वो रिसाइकेबल आपको बैग मिलता है अगर कोई आप सामान लेके जाते हो, जिसको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, पानी में गल सकता है, फट सकता है। को पता है पिन्नी, ये पॉलिथीन जो होता है ना, ये कभी खत्म नहीं होता, गलता नहीं है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, नॉट ओनली टू अर्थ बट ऑल्सो टू वाटर। गंगा नदी या फिर यमुना में 80% वाटर पॉल्यूशन के पीछे का कारण पॉलिथीन है, क्योंकि रिसाइकेबल नहीं होती, इनको रिसाइकेबल नहीं किया जा सकता, ये जहां रहे वहीं पे रह जाती है। ऐसा भी ये इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा पॉल्यूट करेगा। उसको जानवर खाते हैं, जानवर खाते हैं और खाके मर जाते हैं, क्योंकि जानवर को क्या, उनके लिए तो आहार दिख रहा होगा, वो खाने की चीजें दिख रही होंगी, वो खाते और खाके मर जाते हैं। पानी में तैरती हुई मछली या कोई एनिमल्स, उनके सर फंस जाते हैं उसमें, वो छटपटा के मर जाते हैं। हर तरीके से पॉलिथीन इज इंजरियस एंड डेंजरियस फॉर इन्वायरमेंट, हेल्थ, फॉर एवरी लिविंग क्रिएचर्स। मोदी सरकार ने फाइनली इस बात को समझा, 2019 में स्वच्छता ही सेवा नाम के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू भारत में नेशन वाइड पॉलिथीन या फिर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। इसी के बारे में तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है। आइए एक बार मैं आपको इसको पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करूं, कंक्लूड करवा दूं, उसके बाद बेटा आपको मैं मैच करा दूंगा। लिखिएगा बेटा, दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। ये क्या है, हेडिंग क्या है? हेडिंग है स्वच्छता ही सेवा 2019। पब्लिक करके एक और हेडिंग आप दे सकते हो, नेशन वाइड प्लास्टिक बैन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नेशन वाइड प्लास्टिक बैन मतलब पूरे भारत में आज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। इसी प्रोग्राम के तहत स्वच्छता ही सेवा
ये एक साथ हो गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज स्वच्छता ही सेवा। आइए सर इस टॉपिक के बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा कि दिस मिशन, ये जो मिशन है स्वच्छता ही सेवा, इस मिशन को बेटा लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। कहां पे लॉन्च किया गया था सर? मथुरा में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मथुरा में बेटा इस मिशन को शुरुआत की थी, स्वच्छता ही सेवा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि सर ये मिशन कब शुरू हुआ था, डेट क्या है? तो ये हुआ था बेटा 11 सितंबर 2019 को। सर ये जो मिशन था, इस मिशन का थीम क्या था? ध्यान रखिए हर एक पॉइंट से आपका एमसीक्यू आएगा, हर एक पॉइंट से। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड कर रहा हूं आपके सामने। सर ये जो मिशन था, इस मिशन का थीम क्या था? तो इस मिशन का थीम था बेटा प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस प्लास्टिक वेस्ट अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, ये थीम था। मोदी सरकार ने बोला था कि हमारे इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लेकर अवेयरनेस फैलाया जाए और उसको मैनेज करने की कोशिश की जाए। मैनेज करने की कोशिश की जाए मतलब क्या? बैन कर दिया जाए। बैन से ही बेटा ये मैनेज हो पाएगा। अदरवाइज आपने देखा है ना कि कोरोना वायरस से पूरा विश्व लड़ रहा है, हम कान से हटा लेते हैं मैसेज को, अपने को सुनना ही नहीं। एक ही रास्ता है, डंडा। डंडा इन द सेंस बंद करो तभी मैनेज कर पाओगे आप। बंद कर दिया गया। नेक्स्ट बेटा इस मिशन के तहत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेट किया था एक गोल्स, और वो गोल्स था मेक इंडिया, ध्यान रखिएगा मैंने क्या वर्ड बोला, मेक इंडिया ओडीएफ, मेक इंडिया ओडीएफ बाय 2020 या फिर बाय 2022। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ना, ये जो मिशन लॉन्च किया गया था, इस मिशन के थ्रू पीएम मोदी का ये गोल था। उन्होंने गोल, ये टारगेट रखा था कि इस मिशन के थ्रू हम लोग भारत को 2022 तक ओडीएफ बना देंगे। भारत को 2022 तक हम लोग क्या बनाएंगे? ओडीएफ। अब आपके मन में सवाल आएगा सर सुनो ना, ये ओडीएफ होता क्या है? तो ओडीएफ का बेटा फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी हमारे एनवायरमेंट में कोई भी ऐसी पॉल्यूटेंट मटेरियल नहीं रहने चाहिए, पॉल्यूटेंट। और अगर है भी तो वो ऐसा होना चाहिए जिसको इजीली हम लोग क्या कर सके? रिसाइकल कर सके। रिसाइकल मतलब उसको फिर से हम रीयूज कर सके और वेस्ट कर सके ताकि उसका एनवायरमेंट पे कोई असर ना हो। दिस इज कॉल्ड रिसाइकल। लेकिन प्लास्टिक तो ये होता नहीं। और ये पीएम मोदी साहब ने ये जो गोल सेट किया था ना, ये पता है गोल सेट कब किया था? ऑन 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 150वां जन्म दिवस के दिन पीएम मोदी ने यह गोल सेट किया था कि हम लोग 2022 तक भारत को ओपन डिफेक्शन फ्री बना देंगे, मतलब पॉल्यूटेंट फ्री एनवायरमेंट बना देंगे 2022 तक। ये जो गोल सेट किया गया था, ये हमारे महात्मा गांधी के 150वां जन्मदिन पे गोल सेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और इन्हीं सब मिशन के थ्रू हम लोगों ने फाइनली क्या कर दिया था? सभी लोग बोलेंगे हम लोगों ने क्या किया था? इसी मिशन के थ्रू हम लोगों ने बैन कर दी थी, बैन प्लास्टिक थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिस कोने कोने तक भारत की सरजमी है, हर एक कोने में बेटा
हम लोगों ने भारत में प्लास्टिक को बैन कर दिया। एक आपके मन में सवाल आ सकता है, हालांकि ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा बट नॉलेज के लिए आपके मॉड्यूल में दिया गया है, व्हाई टू बैन प्लास्टिक। सर आखिर प्लास्टिक को क्यों बैन किया गया? तो उसके पीछे का बेटा बहुत कारण है, बहुत कारण है इससे। पहला, पॉल्यूट, बेटा ये पॉल्यूट करता है नॉट ओनली टू लैंड बट ऑल्सो वाटर। पानी और जमीन दोनों को पॉल्यूशन करने का काम, दोनों को पॉल्यूट करने का काम बेटा किसका है? प्लास्टिक का। दूसरा बेटा, लॉट एनर्जी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। आपको पता है क्या, प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत ज्यादा। उतनी औकात नहीं है कि एक प्लास्टिक बनाने में इतना ज्यादा बिजली को खपत कर दिया जाए, क्योंकि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी तो हमारी अल्टीमेट नेचुरल रिसोर्सेस है, इसको भी तो जनरेट करना पड़ता है, इसके भी तो अपनी कॉस्टिंग होती है। हटाइए सर, इससे आसानी से और भी चीजें लाई जा सकती है। सर ये जो है वो टॉक्सिक है एंड हार्मफुल है, और जब मैं बोल रहा हूं ना हार्मफुल है, तो दिस इज हार्मफुल फॉर बोथ, दैट इज ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, मतलब ऑल लिविंग क्रिएचर्स के लिए। और चौथा, नॉट इजली रिसाइकलेबल, ये रिसाइकलेबल नहीं होता, एक्सेट्रा। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। दैट्स इट बेटा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। एक बार लिख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी जल्दी करो बेटा। जल्दी लिखो। मैं ऊपर कर रहा हूं बेटा स्लाइड को, आप लेक्चर को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आइए एक बार मैं फोटो दिखा देता हूं बेटा, आपको पता चलेगा कि यस एक्चुअली में ये हार्मफुल होता है। तो देखो बेटा, ये सब जानवरों के हाल हैं प्लास्टिक खाने के बाद। आपने क्या कभी सोचा है इस जानवर के बारे में? कैसे निकलेगी ये प्लास्टिक इसके मुंह से? कैसे खा पाएगा ये कुछ? खुदा ना खास्ता अगर ये प्लास्टिक तीन दिन भी अगर इसके मुंह में लग गया और ऐसे ही रहा, तो ना तो इसको कोई निकालने वाला मिलेगा जंगल में, और ना ही बेचारी कुछ खा पाएगी। 3 दिन बाद तो इसका हालत खराब होगा, मर जाएगी। ये मछली है, पानी में रहती है, इसके मुंह में देखो क्या है, प्लास्टिक। कैसे निकलेगा ये? कौन निकालेगा ये? क्योंकि सर ये रिसाइकल तो होती नहीं कि खत्म हो जाए, लोग पानी में डालते हैं, पानी में रह जाती है। जानवर इसे खाना समझ के खा लेते हैं, और खाने के बाद खामी आ जाती है, देख सकते हो। मरने के बाद जब पेट को ऑपरेट किया गया तो इसमें से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है इससे? ये सब बंद करो, इसे खत्म करो इसे। यहां पे बेटा आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आप एक बार इन सब चीज को देख लीजिएगा। ये सब टॉपिक को बेटा मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिया है आपके मॉड्यूल में। उसके बाद यहां से नेक्स्ट लेक्चर को प्ले करिए बेटा, आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है आपका, सारा का सारा टॉपिक बेटा कंप्लीट है आपका इस चैप्टर का। इसके नीचे की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, और सबसे ज्यादा क्या सुरक्षित रहें। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। इसको सेव करके हम करना है ना, करो या नहीं?